मुल्क में इन दिनों ओबीसी सियासत ज़ोरों पे है। वो तंजीमें जो कभी ज़ात की पॉलिटिक्स नहीं करती थी खुल करके, और वो भी आज ओबीसी की बात कर रही हैं। नए नए फार्मूले दिए जा रहे हैं। अगर आप ओबीसी पॉलिटिक्स समझना चाहते हैं तो बाराबंकी हमको लगता है उससे बेहतर जगह नहीं होगी, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से ओबीसियों की गोलबंदी से कांग्रेस के शुरुआती दौर से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हमारे साथ मशहूर सोशलिस्ट और गांधी नवाज लीडर जनाब पंडित राजनाथ शर्मा साहब हैं। उनसे समझेंगे कि मुल्क में जो ओबीसी पॉलिटिक्स है उसकी क्या अहमियत और उसकी क्या तारीख़ है। शर्मा जी, सबसे पहले आज का जो आप दौर देख रहे हैं उसमें हर पार्टी जो है वो ओबीसी की बात कर रही है। इवन कांग्रेस भी, जो कभी खुल के उस तरीके से बात नहीं करती थी, उसको हमेशा ओबीसी का मुखालिफ माना गया, आज वो भी खुलकर ओबीसी के सपोर्ट में है। किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई आज़ादी के बाद 48 में, तो उसके पास ब्राह्मण और कुरील, गौतम या कुरील कह लीजिए, और देसी भाषा में वो कुरील और मुसलमान, ये तीन जातियां जो हैं वो संगठित रूप से उसको वोट दे रही थी। उसका मूल कारण मुसलमानों का था कि 47 के बंटवारे में 48 वाले में कांग्रेस पार्टी के लोग ही सत्ता में थे, और उन्होंने वैसे तो यहाँ का जो माहौल था, जो जाति समीकरण थे, उनमें लोग स्टेशन से उन लोगों को लौटाल के लाए। जैसे हमारे पड़ोस में कोई मुसलमान था, पाकिस्तान जा रहा था और वो हैदरगढ़ स्टेशन पहुँच गया, तो हमारे गांव के लोग गए और उन्होंने कहा कि आप लौट चलिए, आपके घर बगल में खाली पड़ा रहेगा, उससे सुरक्षा का खतरा रहेगा। लेकिन उस बात को लोगों ने बहुत, वो छोटी बात थी तो उसको राष्ट्रीय स्तर पर समझना मुश्किल था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, जैसे दिल्ली के दंगे, महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल और सब लोगों ने जगह जगह उसमें जो मदद की थी, उससे मुसलमान बहुत प्रभावित था और मुसलमान उनके साथ गया। आज़ादी की लड़ाई के बाद कांग्रेस का नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथ में था और ब्राह्मण भी उनके साथ गए। कांग्रेस ने अंबेडकर के मुकाबले में प्यारेलाल तालिब एक नेता हुआ करते थे, उनको और जगजीवन राम को खड़ा किया था। तो और जो अति पिछड़े लोग थे, उनमें इनका एक परसेंटेज बहुत हुआ। राज्य सरकारों के मंत्री जो हुए सब कुलीन लोग ज़्यादातर हुए, और केंद्र सरकार में भी कुलीनों का जो मंत्रिपरिषद में, और अन्य जातियां जो थीं दलितों की, उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला। तो ये तीन जातियां उनके साथ बिल्कुल जुड़ी हुई थी। भारतीय राजनीति में जो जातीय जनगणना हो रही है वो तो बहरहाल अब शुरू हुई, लेकिन ऐसा मानना था कि पिछड़ी जातियां जो हैं वो 60% के करीब हैं, और सवर्ण जातियां जिसमें शेख, सैयद, पठान, ब्राह्मण, सब, राजपूत, कायस्थ, बनिया और इन सब बड़ी जातियों को लेके 40% हैं, और जैसे अंसारी हैं और बहने हैं और जो अन्य मुस्लिम जातियां थीं वो, प्लस जो हिंदू जातियां थीं जैसे अहीर, यादव, कुर्मी, वर्मा, गुजर, लोधी, ये सब मिला के 60% हो गए थे। डॉक्टर लोहिया क्योंकि भारतीय राजनीति में उनका प्रवेश हो चुका था, और पीएसपी जो थी उसका, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो थी, उसका भी नेतृत्व कांग्रेस के साथ उसका एक अच्छा रिश्ता था, और वो किसानों से जुड़ी समस्याओं को तो पकड़ रहा था, लेकिन जातीय समस्या पर उसका कोई ध्यान नहीं गया था कि 60% लोग जो हैं उनका प्रतिनिधित्व बहुत ही नगण्य है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक बड़ा काम किया कि उन्होंने एक नारा दिया कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पाँवें 100 में 60,
तो ये नारा कोई अखबार के जरिए नहीं, ये तो सारे देश में अचानक वो नारा ही इतना आकर्षक था कि फैल गया। लेकिन 52 के चुनाव में उसका कोई बहुत अच्छा असर नहीं हुआ। 52 का चुनाव तो बिना जात के हुआ, आज़ादी मिल चुकी थी, लेकिन 57 के चुनाव में इसका कोई बहुत असर नहीं हुआ। और सोशलिस्ट पार्टी टूट भी गई, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी अलग बनी, जिसमें आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश और डॉक्टर लोहिया जिसमें थे, उसमें डॉक्टर लोहिया, राजनारायण, मधुलिमय, ये लोग। तो साहब अब ये पिछड़े पावे 100 में 60, जब ये मामला बहुत तेज़ी से चला और पिछड़ों के मामले के लिए, तो कांग्रेस पार्टी ने दादा धर्माधिकारी, जो गांधीयन इकोनॉमी के सबसे बड़े जानकार थे, एक कमीशन बनाया। कमीशन की रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन उसको न कोई विचार हुआ न फॉलो हुआ। धीरे धीरे करके चुनाव में 1967 आ गया। 67 में डॉक्टर लोहिया ने कहा कि पिछड़े जो सरकारें बनेंगी उसमें पिछड़ी जातियों के मंत्री 60% होंगे। उन पिछड़ी जातियों में मुसलमानों की वो जातियां शामिल की गई, जैसे अंसारी थे और थे, शेख सैयद पठान को छोड़ के। तो उसमें उसी हिसाब से, उसी रेशियो से मिनिस्ट्री बनी, जिसके चलते रिप्रेजेंटेशन जो दिया गया, तो बिहार में कर्पूरी ठाकुर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुए, रामानंद तिवारी नहीं हो पाए, रामानंद तिवारी गृह मंत्री ही हुए। उत्तर प्रदेश में शालिग्राम जायसवाल, वासुदेव सिंह, ये लोग नहीं मंत्रिमंडल में जा पाए। मंत्रिमंडल में गए अनंतराम जायसवाल और रूपनाथ यादव और एक थे वहाँ के दलित आजमगढ़ के, और इस तरह का रिप्रेजेंटेशन था। उसमें एक आदमी प्रभु नारायण सिंह जो थे, राजपूत थे, और वो लिए गए थे, और बाकी सब 5 मिनिस्टर थे। तो उसमें 60% में का कोटा पूरा किया गया। और डॉक्टर लोहिया का एक दूसरा नारा था कि बिना मुनाफा खेती बाड़ी उस पर लगे न माल गुजारी, जिन जोतों से लाभ नहीं उन पर लगे लगान नहीं। तो इस आंदोलन को लेके 67 की सरकार गिर गई। डॉक्टर लोहिया ने ये कहा था कि 67 की सरकार में गैर कांग्रेसी सरकारों का प्रभुत्व बढ़ेगा। तो सारे हिंदी इलाके में गैर कांग्रेसी सरकारें बन गई, और उन गैर कांग्रेसी सरकारों में बनने से कांग्रेस के कुछ लोग बाहर आए। जैसे उत्तर प्रदेश में चरण सिंह आ गए। चरण सिंह पिछड़ी जातियों के बड़े नेता थे। जाट होने के बावजूद उनका वर्मा लोगों पर, यादव लोगों पर, इन पर सब पर बड़ा असर था। तो साहब उसके बाद 67 के बाद फिर जो चुनाव हुआ, उसमें फिर शायद हमको याद आ रहा है कि गैर कांग्रेसी सरकार ही शायद यहाँ बनी। तो उसमें शायद TN सिंह बने मुख्यमंत्री। TN सिंह, तब कांग्रेस टूट चुकी थी और विभक्त हो चुकी थी, तो कांग्रेस भी गैर कांग्रेसी मोर्चे में शामिल थी, और TN सिंह को बनाया गया, और TN सिंह चुनाव लड़े और हार गए। फिर साहब अब जातियां विकसित होने लगी, अब उनका रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ने लगा पिछड़ी जातियों का विधानसभाओं में, और अवेयरनेस भी आई कई जगह। फिर धीरे धीरे जो देखा गया, मुलायम सिंह हुए बिहार में, लालू 67 में मुलायम सिंह जीत के आ गए, सब लोग आ गए। 67 तो उसके बाद जो एक्सट्रीम कहीं ना कहीं आया, कई स्टेट में सरकार बनी, और जो सेंट्रल में सरकार रही उनमें सीधे
भले ही प्रधानमंत्री न रहे हों, लेकिन जो मंत्रिमंडल, जैसे आज का भी मंत्रिमंडल है उसमें भी ओबीसी सबसे ज़्यादा है। हाँ। हाँ, उसके बावजूद भी ये डिमांड उन पार्टीज़ की तरफ से जिनको ग्रोथ मिली इसी आंदोलन से, और कांग्रेस जैसी पार्टी जो अब इसकी मांग उठा रही, ये क्या वजह है इस दौर में? देखिए, दौर का सवाल नहीं है। फिर आ गया 78 में कांग्रेस हार गई बिल्कुल। तो कांग्रेस में एक बड़ी निराशा ये हुई कि उत्तर प्रदेश की सब सीटें हार गई। हिंदी इलाके में एक भी सीट नहीं जीती, एक कहीं शायद जीती थी, और स्वयं इंदिरा गांधी हार गई चुनाव। तो उनको नई रणनीति के लिए विचार करना पड़ा। लेकिन जो जनता पार्टी थी, इसमें आरएसएस के मुद्दे को लेके डुअल मेंबरशिप का मधुलिमय का एक था कि एक आदमी दो पार्टीज का मेंबर नहीं रह सकता। तो जो जनता पार्टी का मेंबर है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कैसे सदस्य रहेगा। इस मामले को लेकर विवाद खड़ा हुआ, और विवाद के बाद पार्टी टूट गई। अटल बिहारी वाजपेयी और कुछ लोग ये नहीं चाहते थे कि सरकार तो टूट गई, लेकिन जनता पार्टी या जनता दल में बना रहना चाहिए। लेकिन आडवाणी और आरएसएस का जो ग्रुप था वो ये चाहता था कि अलग होया जाए, तो ये लोग अलग हो गए। आप साहब फिर कहीं बहुगुणा आए, कहीं विश्वनाथ प्रताप आए, कहीं चंद्रशेखर आए, कहीं कोई आया। तो कांग्रेस पार्टी ने इन सरकारों को समर्थन दिया और गिराया। कांग्रेस पार्टी कोई अस्थायी सरकार बनने नहीं देना चाहती थी, इसलिए सबसे पहले देवगौड़ा आए। देवगौड़ा 9-10 महीने रहे। फिर कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे आदमी का सुझाव दिया जिसको इस देश की राजनीति से कोई मतलब ही नहीं था, गुजराल। वो कहीं से जनता का आदमी नहीं था, वो तो एक ब्यूरोक्रेट टाइप का आदमी था, कुछ पढ़ा लिखा, बातचीत करता था, और वो हिंदुस्तान की मिजाज को समझने वाला आदमी नहीं था। उसमें कांग्रेस का एम्बेसडर भी रह चुका था, इसमें 75 आपातकाल में। तो साहब वो आदमी को प्रधानमंत्री बनवा दिया। पहले तो जनता पार्टी को तोड़ने में कांग्रेस ने चरण सिंह का समर्थन किया। जनता पार्टी की सरकार को तोड़ने में चरण सिंह की मदद। तो जनता पार्टी की सरकार टूट गई। फिर जो दूसरी सरकारें आई उनको भी वो अस्थाई नहीं रहना देना चाहती थी। समर्थन तो तात्कालिक रूप से दिया, लेकिन उसको गिराने में भी मदद की। उसके बाद फिर विश्वनाथ प्रताप की सरकार आई, चंद्रशेखर की सरकार आई। तो ये एक प्रयोग जो गैर कांग्रेसवाद का था वो बहुत असफल रहा। और इस देश में जिस समाजवादी आंदोलन ने कांग्रेस के विरुद्ध एक अभियान तैयार किया था, कांग्रेस के विरुद्ध अभियान में भाजपा का कोई सहयोग नहीं। भाजपा तो एक स्थिर उन लोगों की पार्टी थी जो बनिए थे, या जो थोड़े ब्राह्मण थे, या थोड़े वो जो हिंदुत्व के मामले पर अपना विचार व्यक्त करना चाहते थे। उनका एक दल ये दक्षिणपंथी दल कहा जाता था। लेकिन सोशलिस्ट मूवमेंट टूटता गया। उसका एक मूल आधार थे चौधरी साहब। चौधरी साहब के साथ पिछड़ी जातियों का समीकरण बहुत अच्छा था, और डॉक्टर लोहिया की मौत हो चुकी थी। तो समाजवादी सारे के सारे चौधरी साहब के साथ चले गए। बिहार से कर्पूरी चले गए, जो मध्य प्रदेश के समाजवादी थे वो चले गए, क्योंकि समाजवादी विचारधारा में जो लोग जुड़े थे वो अधिकतर पिछड़ी जातियों के थे। यही हमारा सवाल भी है कि क्या जो सामाजिक आंदोलन था वो पिछड़ों का ही आंदोलन था, क्या हुआ? हाँ, देखिए, वही पिछड़ी जातियाँ उसमें ज़्यादा जुड़ी हुई थी। पिछड़ी जातियों को कांग्रेस में उचित स्थान प्राप्त नहीं हो रहा था, और इनकी भी भाई सत्ता की भूख सबको होती है। तो ये धीरे धीरे ये गए।
अब हुआ क्या कि फिर जो बार बार सरकारें गिरी उसमें मूल कारण ये हुआ कि साहब सरकारें तो बदली, लेकिन उसमें कांग्रेस से आए हुए लोग ही इधर उधर से उन सरकारों पर हावी रहे। तो उनकी जो नीति थी वो डॉक्टर लोहिया जैसी नीति नहीं थी कि पिछड़े पाँव 100 में 60। उनका ये था कि भाई हम हैं, हमारी जात के लोग, हमारी व्यवस्था के लोग। तो फिर एक जातियों के समूह बनते गए, जैसे आज उत्तर प्रदेश में है तो यादव बहुसाय मुलायम सिंह जी के साथ, जो यहाँ का वर्मा वोट है वो स्थिति को खोज रहा है, वो इस समय भाजपा के साथ और शायद इस चुनाव में भी रहे। दलितों में भी 2 विभक्तियाँ हुई, जैसे 9 जिले उत्तर प्रदेश के जो ये हैं गंगा के इस पार, कानपुर, हरदोई, उन्नाव, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, फैजाबाद, सीतापुर, लखीमपुर, ये पासी बाहुल रावत, तो ये भाजपा के साथ। कुरील जो है उसका कोई भरोसा नहीं कि मायावती जी के साथ रहेगा कि कुछ वोट इधर उधर भी जाएगा। तो वो उनकी जो जातीय समीकरण बनते जा रहे हैं। अब लोधी अगर भाजपा के साथ है तो गुर्जर दूसरी तरफ। अच्छा, जो कांग्रेस ओबीसी की बात कर रही, बड़ा बदलाव है वो, क्या लगता है कि कांग्रेस पूरी तरीके से अगर ओबीसी उनके साथ जाता है तो उसको वहाँ पे उतना रिप्रेजेंटेशन मिल पाएगा उसे, जैसे वो आबादी के हिसाब से कह रहे हैं? ये कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस को कैसे मिलेगा? कांग्रेस नेहरू परिवार की एक निजी संस्था है। कांग्रेस कोई सार्वजनिक राजनीतिक दल नहीं है, एक व्यक्तिगत रूप से एक परिवार की संस्था है। राष्ट्रीय आंदोलन से वो जुड़ी हुई है और उस समय के तत्कालीन लोग उसके साथ अभी जुड़े हुए हैं, समझे आप? तो वो राष्ट्रव्यापी संगठन है, लेकिन उनके पास जातीय नेतृत्व नहीं है, इसलिए जातियां कैसे जुड़ेंगी? आज उत्तर प्रदेश में उनको बार बार अखिलेश के पास बात करना पड़ता है, जबकि उनका राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा मामला बन गया है। तब भी उनको मुस्लिम वोट उनके साथ मन बना चुका है जाने का लोकसभा में, तब भी उनको अखिलेश से बात करनी पड़ती है, क्योंकि मुसलमान वोट खाली अगर 15% पोल हो जाए, भाई उनके साथ ये 19% यहाँ है लगभग, तो 5% तो 6% तो और जातियों को जाएगा, तो 13% वोट पर कांग्रेस क्या करेगी? और यादव यहाँ पर होगा 11-12%, तो वो जब जुड़ेगा तो 13, 11, 24 होंगे। फिर इनको जोड़ना पड़ेगा, ब्राह्मण इनके साथ कुछ इसलिए जुड़ेगा कि ट्रेडिशनल कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों के साथ, ब्राह्मणों के पक्ष में रही है। तो ये भाजपा का एक नुकसान ये होगा कि ब्राह्मण कुछ इनके साथ आवेंगे, और इस जातीय जनगणना से कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं किसी जातियों का होने वाला है। देखिए, धीरे धीरे जब सत्ता पिछड़ी जातियों के मुख्यमंत्री आवेंगे, तो जो जातियों के आधार पर वो बना लेते थे जी, जैसे मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री हुए तो पता चल कि पुलिस में यादवों की भर्ती बढ़ गई, तो वो स्थिति नहीं रहेगी। फिर तो जातियां खुली खुली हैं, तो 1-2% कोई मुख्यमंत्री बेईमानी कर लेगा नौकरियों में। अच्छा, जो अखिलेश यादव ने फार्मूला दिया है पीडीए, ये फार्मूला, इसी फार्मूले से ही वो मतलब सीएम की कुर्सी तक पहुँचे हैं। ये नया तो कुछ है नहीं, फिर भी उन्हें ये फार्मूला क्यों देना पड़ा? क्या जो बीजेपी के साथ ओबीसी वोटर जिस तरीके से इंटैक्ट है उसको अपने पाले में लाने के लिए ये है? देखिए, वो तो बड़े नेता हैं, मैं उनको ये नहीं कह सकता कि वो समझ पा रहे हैं या नहीं। जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुए तो एक जन आंदोलन के लोग उनके साथ जुड़े थे, और वो समाजवादी आंदोलन के वो लोग थे जो लोहिया के साथ भी थे।
वैसे उन्होंने आवश्यकता के हिसाब से मुलायम सिंह जी ने उन लोगों को लिया, उनको कोई लाभ नहीं दिया। उनमें जो लोग मुलायम सिंह जी की खुशामद में रहे, उनके साथ वैचारिक तौर से जुड़े रहे, उनको तो जोड़ा, बाकी लोगों को उन्होंने नकार दिया। लेकिन चूंकि नकार देने पर भी ये तो लगता था कि सरकार हमारी है। जैसे मान लीजिए सापा की सरकार बनती है, हमारे अखिलेश जी से कोई संबंध नहीं, लेकिन हम समाजवादी आंदोलन से निकले आदमी हैं, हमने डॉक्टर लोहिया के साथ काम किया है, तो हम वोट भी उन्हीं को देंगे और उनसे सवाल नहीं करेंगे। नहीं, सवाल नहीं, वो समझेंगे कि वो उनकी सरकार हमारी सरकार है। तो इस तरह का 1-2% वोट जो है वो जुड़ जाता है। मुलायम सिंह ने उस वोट को जोड़ा 7%, 5 से 7%। जो 7% वोट या तो अब 2-3% तो मर गया। अब मुश्किल से डॉक्टर लोहिया के साथ काम करने वाले पूरे देश में 100-200 लोग होंगे। जैसे बाराबंकी में इतनी बड़ी सोशलिस्ट पार्टी थी, कोई नहीं मेरे अलावा। लखनऊ में मुझको कोई नहीं दिखाई पड़ता मेरे अलावा। फैजाबाद में कोई नहीं, पूरे मंडल लखनऊ हो, इस मंडल में कोई नहीं है। इलाहाबाद मंडल में है सतीश अग्रवाल। नहीं, हमारा कहने का मतलब तो ये जो फार्मूला नहीं, तो जो भी फार्मूला अखिलेश जी ने बनाया है वो समझ नहीं पा रहे हैं हमारा। वो नया कैसे है, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि नहीं, जैसे पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़ी जातियों में जो छोटी छोटी जातियां हैं, जैसे लोहार है, बढ़ई है, सुनार है, तेली है, तमोली है, भुजुआ है, कहार है, गुड़िया है, हाँ? ये सारी जातियां जो हैं ये छोटी छोटी हैं, लेकिन इनका परसेंटेज जोड़ के 4% हो जाता होगा, 4-5%। ये हिंदू धर्म के साथ प्रतिबद्ध हैं। यहाँ तो प्रजा जातियाँ, लेकिन ये है हिंदू उसके साथ उनकी जुड़ी, धर्म के साथ जुड़ी हुई। अब जिस टाइम इनका मौर्य जो भाजपा जो उससे आया है, अरे बासप्पा से, तो बासप्पा ने अपनी नीति में परिवर्तन किया। उसने ब्राह्मण और राजपूतों को बड़ी तादाद में टिकट भी दिया, उनके वहाँ बड़ी तादाद में प्रतिनिधित्व भी मिला। अब मौर्य जब धर्म की, राम की, उनकी निंदा करता है तो केवट को लगता है कि उसने राम की सेवा की, चिड़ीमार को लगता है कि राम हमारे साथ वहाँ रहे। तो ये जो छोटी छोटी जातियाँ हैं, इनके बीच में इन सवालों को उठा के, अभी एक बड़ा सवाल था कि भाजपा कैसे जाए, उस बड़े सवाल की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। वो अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के लिए इस मूर्खतापूर्ण बयानों में पड़ जाता है, फिर उसमें इनको कंट्राडिक्ट करना पड़ता है। फिर राम गोपाल जी कहते हैं कि वो सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, राम के प्रति उनकी पूरी आस्था है, रामायण के प्रति। तब उनका ये बयान आता है, इसका ये बयान आता है। और अगर मुलायम सिंह जी होते तो फिर ये स्थिति न होती। अच्छा, कुछ चीज़ों से समझते हैं कि फ़ायदा होगा, फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, मुसलमान लोग जो हैं वो पूरी तरह से ईश्वर के मानने वाले हैं। वो किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म की ईश निंदा करने पर उसको खराब आदमी समझते हैं जी। कुछ जो लड़के हैं नई उम्र के, जिनकी राजनीतिक आकांक्षा पूरी होने का मामला है, वो तो कह देते हैं ठीक है। लेकिन जो एक मान लीजिए कोई अली मियाँ से पूछता तो कैसे कहते कि ईश्वर की निंदा की जाए। सब मानते हैं ना कि ब्रह्म एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नाश, ब्रह्म तो एक ही है, दूसरा कोई नहीं। चाहे उसको अल्लाह के नाम से पुकारिए, चाहे उसको राम के नाम से पुकारिए। हाजी वारिस अली शाह, मतलब पूरी हिंदुस्तान में लोग आज राम को जान रहे हैं, आज राम के प्रति उनका आदर बढ़ा है। 100 साल पहले उस आदमी ने कह दिया कि जो रब है वही राम है। ये कितनी बड़ी बात थी।
जो ईश्वर है वही राम है। गांधी ने भी कहा कि जो मेरे राम हैं वो जन्मे नहीं है कहीं, मेरे राम तो वही राम है जो सारे जगत के मालिक हैं। अब आप समझ लीजिए कोई रामायण लिख दी तो मत उनका, उसमें राजनीतिक लोगों का काम नहीं है। डॉक्टर लोहिया जब गए परियार से मिलने और परियार से मिल के लौटे, परियार राम के बहुत निंदक थे, तो फिर डॉक्टर लोहिया को बड़े विरोध का सामना करना पड़ा। और फिर डॉक्टर लोहिया ने कहा कि जो करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं राम, उनकी मैं निंदा कैसे कर सकता था। इसलिए उन्होंने फिर राम कृष्ण शिव एक पुस्तक भी लिखी। तो अब नेतृत्व जो है उसमें समाजवादी नेतृत्व हमेशा इसी तरह रहा है, उसमें वाणी की स्वतंत्रता रही है, लेकिन उसकी प्रमुखता दल के बड़े नेता नहीं देते थे। जैसे रामस्वरूप वर्मा जी जो थे, उन लोगों ने एक अर्जक संघ बना रखी थी, वर्मा थे जात थे। अर्जक संघ का बहुत काम था, लेकिन उस पर कोई डॉक्टर लोहिया की दृष्टि नहीं थी। ये लोग समाजवादी आंदोलन में थे और डॉक्टर लोहिया की दृष्टि अर्जक संघ की तरफ नहीं थी। रामस्वरूप वर्मा को उन्होंने वित्त मंत्री बनाया 67 में। अच्छा, जो इस वक्त हालात हैं और जिस तरीके से ओबीसी वोट बीजेपी के साथ इंटैक्ट है, कितना बड़ा चैलेंज है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या जो वो दल जो पूरी तरीके से ओबीसी वोट को की तरफ आंखें गड़ाए बैठे हुए हैं। देखिए साहब, एक बात समझ लीजिए, ओबीसी में कुछ जातियां जो हैं उनका आधार है बिरादरी को वोट देना, समझे आप। और जहां बिरादरी नहीं है वहां वो भाजपा को वोट कर देते हैं। नेशनल इश्यूज उससे जो है, नेशनल इश्यूज तो है ही है। मनुष्य के जीवन में धर्म एक जो आधार बन गया, जब विचार की राजनीति नहीं होती है, दर्शन की राजनीति नहीं होती है, तो फिर धर्म की राजनीति शुरू हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए वो जो बहुत होशियार लोग हैं मुस्लिम लीडर्स, वो इस तरह के उसमें नहीं पढ़ते, लेकिन कोई ना कोई मौलाना टीवी पर इस पर उस पर कह देता कि वह शरीयत का राज, कुरान एक किताब जिसके आधार। भाई, एक आप डेमोक्रेटिक मुल्क में रह रहे हैं, इसमें धर्म के आधार, धर्म आपके जीवन की चीज़ है। आप ये कैसे प्रभावित कर सकते हैं कि सरकार आपकी किताब के मुताबिक चलेगी या हमारी किताब के मुताबिक चलेगी। लोकतंत्र में सबको धार्मिक स्वतंत्रता है, उसके अधिकार हैं। तो फिर उन चीज़ों का जो रिएक्शन होता है वो उसका धार्मिक दल फ़ायदा उठाते हैं कि भाई मुसलमान ये कह रहे हैं और ये बढ़ जाएंगे तो ये पूरे देश में शरई कानून लागू करेंगे और फिर शरई कानून में आपको रहना पड़ेगा। और जजिया टैक्स पहले लगता था मुगलों के टाइम, तो ये तो जजिया टैक्स कोई साधारण आदमी पर थोड़ा लगता था, वो तो एक टैक्स था जो एक स्टेबलिस्ट लोगों पर लगाया गया था। वो सब सरकारें लगाती हैं तो उसमें, लेकिन उसको जो आधार बना दिया है, तो जो इतिहास को भ्रमित करने वाले लोग हैं वो इस तरह के सवाल उठा सकते हैं। अच्छा, जो जातिगत जनगणना की मांग है या जो बिहार में हुआ है, वो लगता है कि इन लोगों को थोड़ा सा क्या एनर्जी दे सकती है इन पार्टियों को? नहीं, इनको को देखिए, एनर्जी किसी को उससे नहीं मिलने वाली है। भाजपा चाहती है कि वो हो जाए। भाई, मोदी कौन है? मोदी तो पिछड़ी जात का है जी। हाँ, बिल्कुल। तो पटेल कौन है? पिछड़ी जात के ही हैं। यहाँ कुर्मी लोग पटेल लिखने लगे हैं। पटेल साहब गुजर थे, गुजर हैं जात में, पाटीदार से पटेल हुए। तो साहब, आप एक बात समझ लीजिए कि जो सारी व्यवस्था है वो जो भाजपा का पहले नेतृत्व था वो दूसरी तरीके का था, आज का नेतृत्व दूसरी तरीके का है। वैचारिक दृष्टि से पहले वाले में और आज वाले में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही हैं, लेकिन उनका बाह्य आचरण दूसरा था, आंतरिक आचरण दूसरा। इनका बाह्य आचरण और आंतरिक आचरण
एक जैसा है, और ये फर्क है। या बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा है? कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नुकसान का सवाल ये है कि आम आदमी को गुस्सा है। इस आम आदमी के गुस्से में छेड़छाड़ की ज़रूरत नहीं है। ये जो जातीय गणना वगैरह के सवाल हैं, ये चुनाव के बाद उठने चाहिए थे तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन अब ऐसा कोई नेतृत्व भी नहीं है कि कोई संभाल सके। जैसे अभी हमको एक साहब मिले, उन्होंने कहा कि मिर्ज़ापुर में अगर वो नीतीश लड़ें, तो हमने कहा कि भाई हमारी समझ में नहीं आता है कि जो अनुप्रिया पटेल हैं वो जिस तरह से अपने क्षेत्र में जुटी हुई है और वो कैसे हरा पाएंगी। और एक परिणाम से सबक सीखना चाहिए कि बेनी प्रसाद जी का लड़का फतेहपुर में चुनाव हार गया और भाजपा का कुर्मी जीत गया, तो उससे ये फर्क सीखना चाहिए। जबकि सारे मुस्लिम वोट मतलब बिल्कुल उत्साहित था, यादव वोट, तो इसके मतलब कि जो उनकी बिरादरी का वोट था वो टूटा जी। और इतने बड़े आदमी का बेटा, बेनी प्रसाद का बेटा, कोई ये नहीं कि किसी साधारण आदमी का बेटा रहा हो। तो ये राजनाथ शर्मा साहब थे, उन्होंने ओबीसी पॉलिटिक्स पर पूरी तफसील से जानकारी दी। आप देखते रहिए हमारा चैनल उर्दू इन्फॉर्मर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल